चलो मित्रों, आज अपने एक कहानी पढ़ते हैं। एक यात्रा, यह अभिराम दर्श मिश्र, जन्म सन 1924। आई बात समझ में? एक यात्रा, यह भी कहानी में रिक्शा वाले इसके परिचित होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे हुए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों की खुशी प्रस्तुत किया गया है और अत्यंत प्रेरक भी है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशन किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। एक शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ ही, इसलिए आश्वसित बनी हुई थी। स्टेशन पर तेरी ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। उसने क्या कहा, स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ जाते ना, आप भी जाते हो तो। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाओगे ही और कोई ऑटो करोगे ही, तो फिर क्यों मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी ज़िद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हम डॉक्टर के पास के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने कॉलोनी की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूं बाबूजी? जो अच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाओगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं पर खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमोगे फिरोगे ना, आपको यहाँ जाना होगा, ले जाऊँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन, अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी की अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमाकर होटल पर लौटाए तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ताओं शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन यह संभव बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए, बड़े भाई में मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा हूँ। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास थी,
निधियाई हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्या? क्यों? क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खड़ूस अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? घर कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार की हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता उस लड़की की है कि आखिर उसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है ना? मैं सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो उस आकस्मिक प्रस्ताव में चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्मृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दी जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार को सामने से यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लड़कियों को रखा जाता है, नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से वो माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में क्या किया, उसे शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हम घर से हमें निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरी उस लड़की से की, वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उसे अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्गित करना रहे। समझ में आई? ये शब्द जो है मतलब पीड़ा देना, बहुत दुख देता है वो, तो इसलिए उद्गिन मना पीड़ा देना, ठीक है ना। तो उसने कहा, हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, अब ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, परंतु अपने व्यवहार में कभी नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्ण लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य में से मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उभारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया।
उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा था कि आप मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का तो कोई मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही ना। लेकिन मेरी एक शर्त है। यह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रखे लिए। जैसे कह रहा हो यह किसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा क्या? हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और अब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे। तब वह आँखें में ना जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। ये एक इमोशनली, एक भावनात्मक और एक आत्मीयता से भरी जीवन की एक जो यात्रा होती है। जैसे देखा है कि कभी हम समस्याओं से जूझते रहते हैं, कहाँ किससे मिलना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह का व्यवहार होता है। अपरिचित लोगों के साथ हम जब मेल मिलाप करते हैं तब पता चलता है कि उनके साथ जब समय बिताते हैं तब उनकी आत्मीयता का अनुभव हमें होता है। यहाँ पर लेखक ने अपनी यात्रा का एक वर्णन किया है। वो बताया कि किस तरह से लोगों के मन की जो बात होती है वो हम सफ़र में जब जाते हैं तो कई बार हम संकोचित होकर उनसे बात भी नहीं करते, लेकिन जब जैसे जैसे उनके साथ समय बिताते हैं एक आत्मीयता बन जाती है और एक अपनेपन का जो एहसास होता है वो जीवन की एक डोर की तरह बंध जाता है। यहाँ पर मोहन ने जो काम किया, एक नारी के जीवन को उजागर किया, एक नारी की रक्षा की, उसको शिक्षा प्रदान की और उससे एक सम्मान ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया। इसलिए वो रिक्शा वाला एक देखा जाए तो बहुत ही उपकार कार्य किया हुआ है। इसलिए मानव का जन्म परोपकार के लिए हुआ है, इसलिए इसने एक परोपकार किया ऐसा माना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।